उच्चतम न्यायालय ने कल रात अपनी वेबसाइट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की आंतरिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नीत उपाध्याय की जांच रिपोर्ट में आधिकारिक ब्यौरे के बारे में जानकारी शामिल थी। केंद्रीय कोयला मंत्री और तेलंगाना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने परिसीमन पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक को जनता में अनावश्यक भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से एक आधारहीन राजनीतिक नाटक बताया है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि परिसीमन की प्रक्रिया और नियमन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। निष्पक्ष परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक कल चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और गिरावट आने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 25 मार्च रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट put.nta.nic.in पर 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में संशोधन कर सकते हैं। देश के विभिन्न शहरों और देश के बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित PUET परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। भारत ने बोत्सवाना में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। आवश्यक दवाओं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी गई। इस बीच किरिबाती की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वहां मानवीय सहायता भेजी गई है। गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बारदाविल की मौत हो गई है। हमास और फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी गाजा पट्टी में बारदाविल को निशाना बनाकर हमला किया गया था और इस हमले में उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। इस बीच कल सुबह से विभिन्न क्षेत्रों में इजरायली हवाई हमलों में 32 फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमलों का उद्देश्य हमास पर बचे हुए बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालना है। कई यूरोपीय देशों ने इस सप्ताह अमेरिका के लिए यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए हैं, क्योंकि अमेरिका पहुंचने पर जर्मन नागरिकों सहित कई यूरोपीय देशों के नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। जर्मनी के विदेश कार्यालय ने कहा कि वो जर्मन यात्रियों से जुड़ी हाल की घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श संशोधित किया है, जिसमें अमेरिकी आवर्जन कानूनों के लिए सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 वर्षों से साहित्यिक कार्य में लगे हुए थे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे और दीवार पे एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से माने जाते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र देश के 3 महान स्वाधीनता सेनानियों शहीद ए आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश हुकूमत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले फांसी देने के बाद उनके शवों को गुप्त रूप से फिरोजपुर के हुसैनीवाला में सतलुज नदी के तट पर अंतिम संस्कार के लिए ले आई थी। हुसैनीवाला में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक उन 3 शहीदों की क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है, जिन्होंने मातृभूमि भारत के लिए हंसते हंसते शहादत को गले लगाकर स्वतंत्रता की अमर ज्योति जलाई थी। आज लोग तीनों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थान पर आ रहे हैं। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने भी फिरोजपुर कैंट से हुसैनीवाला तक जाने के लिए 6 विशेष शहीदी मेला रेलगाड़ियां शुरू की हैं। भगत सिंह जी ने एक बार कहा था, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और यही उन्होंने और उनके साथियों ने देश के लिए किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू के अभिनव थिएटर में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। ये लघु फिल्म महोत्सव न केवल उभरती प्रतिभाओं का समर्थन करेगा, बल्कि सिनेमा के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देगा। महोत्सव में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज लखनऊ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 18वें संस्करण की कल कोलकाता में रंगारंग शुरुआत हुई। इसमें सुप्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज, दिशा पाटनी का शानदार प्रदर्शन और करण औजला के सिग्नेचर स्वैग के साथ शाहरुख खान का करिश्मा भी दिखाई दिया। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। अजिंक्य रहाणे की नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 17वें ओवर में केवल 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। हैदराबाद में आज दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। चेन्नई में दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक अरुणाचल प्रदेश में गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल तथा माहे और लक्षद्वीप में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान व्यक्त किया गया है। अखबारों ने आज अलग अलग समाचारों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी, देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून ने राज्यों में परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक को सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला के शब्द हैं, बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 14 राज्यों के नेताओं ने भाग लिया। दैनिक जागरण की खबर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 20 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित हुए, जिनमें से दिल्ली के 8 विश्वविद्यालय भी शामिल। दैनिक भास्कर के अनुसार देश में एक साल में 5 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोग बढ़े। वीर अर्जुन की सुर्खी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल का दौरा किया। न्यायमूर्ति BR गवई ने विस्थापित लोगों से मुलाकात की। जनसत्ता और हिंदुस्तान की खबर है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। हत्या के कोई साक्ष्य नहीं, आत्महत्या का मामला। हरिभूमि के अनुसार HAL को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से मिलेगा जल्द ही F404 इंजन। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान आकर्षित करती है, ट्रैफिक के शोर से परिंदे भी परेशान, बदल रहा है उनका व्यवहार। और नवभारत टाइम्स ने बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहे महिला हॉकी कैंप का समाचार दिया है, 65 खिलाड़ी भाग लेंगे।